क्या रखा है भाई? क्या रखा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। मतलब कोई व्यापारी लोग हैं, उनके पास है ना 30,000 रुपये पड़े हैं, ऐसे समझो, ठीक है। जिसे दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स में निवेश करना है। बॉन्ड्स जैसे स्टॉक मार्केट होता है ना, वैसे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। स्टॉक नाम सुना तुमने? स्टॉक मार्केट का नाम सुना है? किस किसने सुना है भाई स्टॉक मार्केट का नाम? सबने सुना होगा। तो वैसे ही बॉन्ड्स होते हैं भाई कंपनी के, है ना, उसमें निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल किया है कि भाई किसी व्यापारी के पास है ना 30,000 रुपये पड़े हैं, उसको है ना दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स में निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जो पहला बॉन्ड है ना, वो तो देता है 5% वार्षिक ब्याज। पहला बॉन्ड जो है वो आपको 5% वार्षिक ब्याज देता है। मान लो कि भैया किसी ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए पहले बॉन्ड के अंदर, ठीक है, तो उसको कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 5%। 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपया। मतलब साल के बाद उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, सीधी बात यह है, ठीक है। दूसरा जो बॉन्ड है वो 7% ब्याज देता है। अगर मान लो किसी बंदे ने 100 रुपये दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, तो दूसरा जो बॉन्ड है वो उसको साल भर के बाद कितने रुपये एक्स्ट्रा देगा? 7 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? पहला बॉन्ड तो 5% वार्षिक ब्याज देता है, दूसरा बॉन्ड जो 7% वार्षिक ब्याज देता है भाई। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके यह बताओ कि भाई जो 30,000 रुपये हैं उनको दोनों प्रकार के बॉन्ड्स में किस प्रकार बांटना चाहिए, किस प्रकार निवेश करना चाहिए, जिससे कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये हो। मतलब समझो भाई 30,000 रुपये जो है ना वो हमें किस हिसाब से बांटने चाहिए जिससे कि जो टोटल ब्याज है वो हमारा 1,800 रुपये आए। यहाँ तो बात समझ में आई क्या? 30,000 रुपये जो है हमें वो दोनों बॉन्ड्स में किस प्रकार से बांटने चाहिए, कितने कितने करके बांटने चाहिए, जिससे कि जो टोटल ब्याज है वो हमारा 1,800 आए। मुझे मिल सीधा बैठ बेटा, समझ में आ गया? 30,000 रुपये दोनों बॉन्ड्स में किस प्रकार बांटने चाहिए जिससे कि हमारा टोटल ब्याज कितना बन के आए भाई? 1,800 रुपये बन के आए, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे वो समझो, समझना ध्यान से। हमारे पास रुपये कितने हैं? 30,000। 30,000 को दो प्रकार से बांटना है भाई, है ना। 30,000 को दो बॉन्ड्स में बांटना है, ठीक है। मान लो कि पहले बॉन्ड में मैंने x रुपये ढाल दिए, पहले बॉन्ड में मैंने कितने रुपए ढाल दिए? x रुपये, ठीक है। तो दूसरे बॉन्ड में ढालने के लिए मेरे पास कितने रुपए बचे भाई? कौन बता सकता है? अगर मैंने पहले बॉन्ड में x रुपये ढाले हैं तो दूसरे बॉन्ड में ढालने के लिए मेरे पास कितने रुपए बचे हैं भैया? आदित्य मिश्रा बताएगा। सर वाई रुपए। नहीं, y रुपये तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और कुछ भी तो बोल सकते हैं ना। अपन दूसरे चर में जा ही नहीं रहे, अपन एक ही चर में काम करेंगे। हाँ भाई अर्जुन शर्मा। सर 30,000 माइनस एक्स। ये बात समझ में आई क्या? वाई भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर वहाँ पे दो चर वाली बात हो जाती है, यहाँ पे एक ही चर में अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। म्यूट कर लो बेटा। देखो 30,000 रुपये है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? पहले बॉन्ड में x रुपये ढाल दिए और दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपये ढाल दिए भाई। दूसरे बॉन्ड में कितने ढाल दिए? 30,000 माइनस x। पहला बॉन्ड जो कितने % ब्याज देता है बताओ? पहला बॉन्ड कितने % ब्याज देता है? 5% देता है। यानी कि अगर मैं x रुपये ढालूंगा तो वो मुझे कितने रुपये ब्याज के तौर पर देगा? अगर मैंने पहले बॉन्ड में x रुपये ढाल दिए तो कितने रुपए मुझे ब्याज के तौर पे मिलेंगे? तुमको सर 5% मिलेंगे। किसके? इसके। इसका 5% कितना होगा? 5/100 गुणा x। ये बात किस किस को समझ में आ गई? हैंड रेज करना एक बार। चल ठीक है भाई, ठीक है। दूसरे बॉन्ड में मैंने 30,000 माइनस x रुपये ढाले। दूसरे बॉन्ड में मैंने 30,000 माइनस x रुपये ढाले। दूसरा बॉन्ड मुझे 7% ब्याज देता है ना। तो दूसरे बॉन्ड में मुझे ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? कौन बता सकता है? दूसरे बॉन्ड में मुझे ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? कौन बता सकता है भैया? मुजम्मिल बताएगा। सर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 माइनस एक्स ब्रैकेट में और अपॉन में रहेगा 100। हाँ समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? वापस समझा देता हूँ एक बार, म्यूट कर लो बेटा। वापस समझो, 30,000 रुपये है मेरे पास, मुझे दो जगह इन्वेस्ट करने हैं। एक जगह मान लो कि मैंने x रुपये इन्वेस्ट किए, तो जो पहला बॉन्ड है वो मुझे 5% ब्याज देता है, तो उस हिसाब से जहाँ मैंने x रुपये इन्वेस्ट किए वो मुझे इतने रुपये ब्याज के तौर पे देगा। दूसरा बॉन्ड मुझे 7% ब्याज देता है, तो दूसरे बॉन्ड में अगर मैं इतने रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो दूसरा बॉन्ड मुझे इतने रुपये ब्याज के तौर पर देगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। टोटल ब्याज मुझे कितना मिलना चाहिए? टोटल ब्याज मुझे कितना चाहिए? टोटल ब्याज मुझे कितना चाहिए भैया? 1,800 चाहिए ना। ए पार्ट अपन कर रहे हैं। टोटल ब्याज कितना चाहिए? 1,800 रुपये चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा? बोलो मुजम्मिल। x की वैल्यू मिल जाएगी ना भाई, ठीक है। और x हमारा क्या है?
एक्स हमारा है कि भाई पहले बॉन्ड में मैंने कितने इन्वेस्ट किए, वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। और ये पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा, और वही मुझे जानना था। समझ में आ गई? तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करके प्रथम बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट किए ये पता कर सकते हैं, और द्वितीय बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट किए ये पता कर सकते हैं। ये बात समझ में आई है भाई सबको? ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे वो समझ लो। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना है, मैं वापस से भी समझाऊंगा। ऐसे नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने। लिखेंगे कैसे वो समझो आप। देखो एक बार, इसको मिटा रहा हूं। हम लिखेंगे कि भैया माना प्रथम बॉन्ड में निवेश किए गए रुपए, लिखना मत अभी, ठीक है। प्रथम बॉन्ड में निवेश किए गए रुपए कितने माने हमने? एक्स रुपए माने भाई। तो द्वितीय बॉन्ड में निवेश किए गए रुपए कितने हो गए? बोलो, द्वितीय बॉन्ड में निवेश किए गए कितने रुपए हो गए? 30,000 माइनस एक्स रुपए हो गए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रथम बॉन्ड हमें कितना परसेंट ब्याज देता है भैया? 5% ब्याज देता है। अगर मैं प्रथम बॉन्ड में एक्स रुपये इन्वेस्ट किया हूँ तो वो मुझे कितने रुपए ब्याज देगा? इसका 5%, यानी कि इतना, ठीक है। द्वितीय बॉन्ड हमें कितने परसेंट ब्याज देता है? 7% ब्याज देता है। अगर मैंने द्वितीय बॉन्ड में इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो मुझे कितना ब्याज देगा? बोलो, 7/100 गुना में, बोल भाई अमित विश्वकर्मा, 7/100 गुना में 30,000 माइनस एक्स, इतना ही देगा। हमें टोटल ब्याज कितना चाहिए? 1,800 रुपये चाहिए। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वही मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा कि आव्यूह गुणन का प्रयोग करके सोल्व करना है। इसको डायरेक्टली मत सोल्व कर देना, नंबर नहीं मिलेगा तुमको। तुम्हें इसको किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा? आव्यूह के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ये जो तुम्हें इक्वेशन दिख रही है ना, इसको तुम्हें मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा। किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा? मैट्रिक्स के अंदर। अब मैट्रिक्स के अंदर कैसे चेंज करूं भाई? अब ये चीज़ ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को मुझे मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना है, कैसे चेंज करूँ वो समझो। मैं एक काम करता हूँ, एक मैट्रिक्स तो बना देता हूँ कुछ इस प्रकार की, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स बना देता हूँ कुछ इस प्रकार की, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स बना देता हूँ। अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई, क्या ये मैट्रिक्स को सोल्व करने पे यही चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सोच के बताओ, ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई इसको सोल्व करने पे यही चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपके आंसर बिल्कुल मिलेगी। कैसे? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, कौन बताएगा? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मुजम्मिल बता बेटा। 1/2 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम है ना। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2/1। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स से गुणा करता हूं तो मुझे किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा? इन दोनों मैट्रिक्स से गुणा करता हूं तो मुझे किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा? कौन बता सकता है भैया? आदित्य मिश्रा बता भाई। नहीं, 1/1, टू बाई, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 तो ये बताता है कि इनकी गुणा कर सकते हो तुम। ये वाला अंक और ये वाला अंक अगर सेम है तो इसका मतलब ये कि इनकी गुणा की जा सकती है, और इनकी गुणा करने पे जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होगी? 1/1 की। यहाँ पे देखो ये जो मैट्रिक्स है 1/1 की है या नहीं है? है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वापस समझो, ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, इसको सोल्व करने पे हमें वैल्यू मिल जाती है एक्स की, लेकिन इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। वैल्यू तो मिल जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर भी तो चाहिए ना, कि वैल्यू से काम चल जाएगा। नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए पेपर में? चाहिए ना। तो इसको डायरेक्टली सोल्व मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था कि भैया आव्यूह गुणन का प्रयोग करते हुए इसको सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको हमने चेंज कर लिया मैट्रिक्स के अंदर। इसको हमने किसके अंदर चेंज कर लिया? मैट्रिक्स के अंदर, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्यों चेंज किया भाई? क्योंकि इस प्रकार से चेंज करेंगे तभी हमारे पास गुणा करने पे ऐसा ऐसा बनेगा। समझ में आ गई? अगर मान लो कि इसको मैं ऐसे टेढ़ा ना बना करके सीधा बनाता तो गुणा ही नहीं कर सकता था मैं तो। अगर मान लो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे बना देता तो क्या मैं गुणा कर पाता? इनकी गुणा ही नहीं होती बेटा। अगर मैं इसको इसके साथ गुणा करता तो गुणा नहीं कर पाता। मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो ये कहती है कि भाई इसकी गुणा आप नहीं कर सकते हो, गुणा आप इन्हीं की कर पाओगे। इसलिए हमने मैट्रिक्स को इस तरीके से जचाया भाई। बस समझ में आई क्या? ये चीज़ है। बस इसको सोल्व कर लो, तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया एक बार हैंड रेज कर लो, उसके बाद ही आगे चलेंगे, नहीं तो फिर समझाने का फ़ायदा नहीं है ना। दिल कुछ समझ में आ गया बेटा? चल ठीक है भाई, तो हाथ उठा लिया कर। क्या हाथ में क्या लग रहा है?
देखो भैया अब इसको सोल्व कर लो अपना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 5/100 गुणा एक्स, बोलो 5/100 गुणा एक्स प्लस में और क्या आएगा 7/100 गुणा दिस, ये आएगा ना भाई, है ना। और बराबर हमारे पास क्या है, बराबर हमारे पास 1800, ठीक है ना। अब देखो ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं, दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो इसका मतलब कि उनके संगत अवयव बराबर होंगे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को रख दो बराबर, इन दोनों को रख देते हैं अपन बराबर, ठीक है। अब इसको कर लो सोल्व, सोल्व करने पे मिल जाएगी तुम्हें एक्स की वैल्यू, ठीक है। मैं सोल्व करवा रहा हूँ इसको, जब तुम सोल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 5x प्लस में 7 या 21 यानी कि 2,10,000 माइनस का 7x बराबर 1800, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, बस मैं सोल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं है भाई। 100 को उस तरफ भेज दिए तो हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। 2,10,000 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वहाँ पे बचेगा माइनस का 30,000, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया 15,000। कहने का मतलब ये है कि प्रथम बॉन्ड में उसको 15,000 इन्वेस्ट करने चाहिए। प्रथम बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करने चाहिए 15,000, अगर उसको ब्याज 1,800 रुपये चाहिए तो। अतः प्रथम बॉन्ड में निवेश किए गए रुपए कितने हो जाएंगे 15,000, ठीक है। पूरा लिख देना भाई रुपए, ठीक है। और द्वितीय बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करने चाहिए इस हिसाब से, प्रथम बॉन्ड में अगर उसने 15,000 इन्वेस्ट किए तो द्वितीय बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट किए होंगे, कौन बता सकता है। प्रथम बॉन्ड में अगर उसने 15,000 इन्वेस्ट किए तो द्वितीय बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट किए होंगे भाई अमित विश्वकर्मा, कितने इन्वेस्ट किए होंगे भाई। टोटल उसके पास 30,000 थे, तो 15,000 अगर प्रथम बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए तो दूसरे बॉन्ड में तो कितने करेगा, बचे हुए 15,000 तो करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्रथम बॉन्ड में अगर वो 15,000 इन्वेस्ट करता है, दूसरे बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करता है, तो ब्याज का हिसाब लगा लोगों के उसका टोटल ब्याज 1,800 बनेगा। ये कहने का मोटा मोटा मतलब था। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया, हैंड रेज करना एक बार। चलो ठीक है, एक बार फटाफट से रिकैप कर देता हूँ भाई, किसी का कोई डाउट हो तो वापस सुन ले। प्रथम बॉन्ड में उसने x रुपये इन्वेस्ट किए, द्वितीय बॉन्ड में उसने इतने रुपये इन्वेस्ट किए। प्रथम बॉन्ड वाला 5% ब्याज देता है, द्वितीय बॉन्ड वाला 7% ब्याज देता है, उसको टोटल ब्याज चाहिए 1,800, तो इसको हमने बराबर रखा 1,800 के। अब इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हमें इसको कैसे सोल्व करना है, आव्यूह गुणन के प्रयोग से सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, इस डाटा को आव्यूह के अंदर चेंज किया, है ना। उसके बाद हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद देखो ऐसी ही इक्वेशन बन के आई, है ना, ऐसी ही इक्वेशन बन के आई, ठीक है। बस इसको सोल्व किया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमें पता चल गया कि प्रथम बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करने चाहिए, द्वितीय बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करने चाहिए। सिंपल। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको भाई। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। डाउट है किसी का, नहीं, चलो फिर आगे। चलो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नहीं, इसका अगला पार्ट देखो। ये ए पार्ट तो मैंने करा दिया तुमको, है ना भाई। टोटल ब्याज उसको 1,800 चाहिए था, तो वाला तरीका तो बता दिया, ठीक है। अब उसको टोटल ब्याज चाहिए 2,000 रुपये। टोटल ब्याज क्या चाहिए 2,000 रुपये चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको सेम टू सेम ही करेंगे, कोई अलग तो करना है नहीं। अब की बार उसको कितना ब्याज चाहिए 2,000 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब की बार जहाँ जहाँ 1,800 लिखा है ना वहाँ 2,000 लिख देंगे, बाकी सब सेम है। बस समझ में आई क्या भाई। अगर उसको 2,000 ब्याज चाहिए तो जहाँ जहाँ 1,800 वहाँ 2,000 लिख देंगे, सिंपल। बात क्लियर है, किस किस को बात क्लियर है, हैंड रेज करना भैया। चलो ठीक है ना। देखो बेटा अब हम करा रहे हैं, ध्यान से देखना। क्या है भाई, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन तो रसायन विज्ञान की बुक हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की बुक हैं और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की बुक हैं, ठीक है ना। एक दर्जन में कितनी बुक होती हैं भाई, एक दर्जन में कितनी चीज़ होती हैं 12 होती हैं। यानी कि उस दुकान में कितनी रसायन विज्ञान की बुक होंगी, कौन बता सकता है। 120 होंगी, ठीक है। और कितनी भौतिक विज्ञान की बुक होंगी भाई, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की बुक है, तो टोटल कितनी बुक होगी उसके पास 12 अट्ठे 96, 960 हो गया ना। 960 इसकी बुक होगी भौतिक विज्ञान की, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की बुक हैं, इसका मतलब कितनी बुक हैं इसके पास 120 है। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अच्छा, इन पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये,
मतलब जो रसायन विज्ञान है ना, वो एक रसायन विज्ञान की जो एक बुक है वो 80 रुपये की बिकती है, ठीक है। भौतिक विज्ञान की एक बुक 60 रुपये की बिकती है, अर्थशास्त्र की एक बुक 40 रुपये की बिकती है भैया, है ना। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा, आव्यूह बीजगणित मतलब आव्यूह को जोड़ घटा करके गुणा करके उसको आव्यूह बीजगणित बोलते हैं। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग के द्वारा यह ज्ञात करो कि सभी पुस्तकें बेचने के बाद दुकान को टोटल कितनी राशि मिलेगी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। अब इसको लिखोगे कैसे, करोगे कैसे, वो देख लो आप। तो आप कहना कि भैया सबसे पहले रसायन विज्ञान की बुक कितनी है पहले ये बताओ, कौन बताएगा। रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी है वहीं से बोल दो। तुम कहोगे कितनी है रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी है अर्जुन शर्मा, 120 है ना। कैसी आई 120, 10 दर्जन थी, एक दर्जन में 12 होती हैं तो 120 हो गई। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अच्छा, भौतिक विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं भैया, कौन बताएगा। भौतिक विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं, मुजम्मिल बताएगा भाई। कितनी है भौतिक विज्ञान की, 8 दर्जन है, और एक दर्जन में होती है 12 चीज़ें, यानी कि 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 होता होगा। ठीक लिखा है गलत लिखा है मैंने, हाँ भाई ठीक लिखा है ना, ये चीज़ ठीक लिखी होगी मैंने, 12 अट्ठे 96 होता होगा बेटा। 8 दूनी 16 और एक अंश ऊपर 8, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 96 960 कैसे कर दिया, अब ठीक है, अब ठीक है ना भाई, बता दिया करो, गलती हो जाती है यहाँ पे। अच्छा, फिर तीसरी बुक कौन सी है, अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की कितनी बुक हैं, अर्थशास्त्र की कितनी बुक हैं, 10 दर्जन है, और एक दर्जन में होती हैं 12 चीज़ें, यानी कि 120 बुक, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या क्या लिखा है कि जो रसायन विज्ञान की एक बुक है वो 80 रुपये की बिकती है। बुक है कितनी, 120। अगर 120 बुकों को बेचेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 120 गुणा 80। ये बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, जो भौतिक विज्ञान की बुक है वो 60 रुपये की बिकती है एक। बुक है कितनी, 96, तो 96 बुकों को अगर बेचेगा तो कितने रुपए मिलेंगे, 96 गुणा 60। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अर्थशास्त्र की जो बुक है वो 40 रुपये की बिकती है एक, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की बुक है कितनी, 120, तो कितने रुपए मिल जाएंगे उसको, इतने रुपए मिल जाएंगे, है ना। इन सबको टोटल करने में तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कुल धनराशि। इन सब का अगर तुम सोल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा ना कि भाई इन सब बुक को बेचने के बाद टोटल कितने रुपए मिलेंगे, यही तो चीज़ पता चलेगी। हाँ भाई आकाश कुमार पंडित, यही चीज़ पता चलेगी ना भाई। अकेला बैठ जा, अकेला बैठ जा भाई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब ये जो तुम्हें इक्वेशन दिख रही है इसको तुम मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर लो। करने को तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली सोल्व करो तो नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करो। मैट्रिक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स तो बना देते हैं कुछ ऐसे ही, और दूसरी मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं कुछ ऐसी, ठीक है ना। अच्छा, कुल धनराशि जो है उसको मान लेते हैं कि भैया वो एक्स है, तो इसकी मैट्रिक्स कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ पे साइड में लिख देना कि भैया हमने माना है, कुल धनराशि को हमने एक्स माना है, ये साइड में लिख देना भाई, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर आप गुणा करेंगे, इनकी अगर आप गुणा, पहले तो ये बताओ क्या मैं इनकी गुणा कर सकता हूँ, क्या ये संभव है इन दोनों की गुणा करना, संभव है ना। क्यों, क्योंकि ये 1/3 की मैट्रिक्स है सर जी, और ये हमारी 3/1 की मैट्रिक्स है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो इनकी गुणा की जा सकती है। गुणा करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने बाय कितने की होगी भाई। हाँ भाई अनुभव सिंह, 1/1 की होगी ना, और ये 1/1 की है कि नहीं है सर जी। इसका मतलब कि हमने ये जो मैट्रिक्स बनाई है बिल्कुल ठीक बनाई है, कोई गलत नहीं बनाई है, ठीक है। बनाने को दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन फिर है ना राइट साइड में 1/1 की मैट्रिक्स नहीं बनेगी। अगर मान लो कि मैं इसको टेढ़ा कर देता हूँ, इसको सीधा कर देता हूँ, तो राइट साइड में मुझे 1/1 की मैट्रिक्स चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है, इसको टेढ़ा बनाया, इसको सीधा बनाया। बात समझ में आ गया, ये बात क्लियर है क्या। बस इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की गुणा कर देंगे, है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर मिल जाएगा भाई। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्टली बुक में से देख के बता रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 20,160, खुद कर लेना, बराबर एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो कुल धनराशि दुकानदार को मिलेगी सारी किताबें बेचने के बाद, वो कितनी मिलेगी, 20,160 रुपये। बात क्लियर है, समझ में आ गई। नोट कर लो, इतना हिस्सा नोट कर लो, बाकी तो घर से कर ही कर सकते हो। चलो फटाफट से नोट करो, 2 मिनट का टाइम है। हाँ भाई, एक का डाउट ये आ रहा है, सुनो ध्यान से। इस मैट्रिक्स को 1/3 और इस मैट्रिक्स को 3/1 क्यों रखा, क्यों रखा भाई, इसको 1/3 और इसको 3/1 में क्यों रखा, कौन बता सकता है, मुजम्मिल बताएगा।
देखते हैं क्या बताता है, सही बताता है गलत बताता है, बता बेटा। ताकि सर उसका मैट्रिक्स 1/1 के रूप में हमें हाँ, क्योंकि प्राप्त हो राइट जाए। साइड में 1/1 की मैट्रिक्स चाहिए ना भाई, रखने को तो उसको 3/1 रख दूँ और इसको 1/3 रख दूँ, लेकिन फिर राइट साइड में 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, हमें चाहिए राइट साइड में 1/1 की, इसलिए हमने इस तरीके से अरेंज किया। समझ में आ गई सबको बात? चलो म्यूट कर ले बेटा। देखो बेटा, समझाता हूँ, ध्यान से समझना। क्या क्या कि मान लो कि x जो मैट्रिक्स है वो 2/n की है, जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/n, ठीक है। जो y मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/k, ठीक है। जो z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/p। जो w मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n/3, और जो p मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है भैया p/k। भी हम इसे बोल रखा है। 5 मैट्रिक्स देखिए, एक्स मैट्रिक्स तो इस ऑर्डर की है, वाई मैट्रिक्स इस ऑर्डर की है, जेड इतने की है, डब्ल्यू इतने की है और पी इतने की है। क्रमशः जहाँ पे लिखा जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि भाई पहले वाला पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से, तीसरे वाला तीसरे वाले से, ऐसे कनेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? अर्जुन शर्मा, बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, फिर हमसे क्या बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 1, 21 और 22 में सही उत्तर का चुनाव करिए। 21वां प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा, मतलब एन के और पी का क्या इक्वेशन बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये परिभाषित होना चाहिए, है ना। अब मुझे बताओ कि पी जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, पी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, बताओ कौन बता सकता है? पी मैट्रिक्स बेटा किस ऑर्डर की है? आप कहेंगे सर 5वें नंबर पर आ रही है ना, यानी कि इतने ऑर्डर की, ठीक है ना, p/k। अच्छा, वाई मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है भैया? वाई मैट्रिक्स है जी हमारी 3/k। समझ में आ गई ये बात? 3/k, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड में लिख दूँ एक बार, इसको भी थोड़ा सा साइड में लिख दूँ, ऐसे लिख दिया। प्लस में डब्ल्यू मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? डब्ल्यू मैट्रिक्स है सर जी हमारे पास चौथे नंबर पे आ रही है ना, इनकी 1 2 3 4 n/3। और ऐसे ही वाई मैट्रिक्स दूसरे नंबर पे आ रही है, यानी कि 3/k। मेरी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात समझो ध्यान से। इन दो मैट्रिक्स की गुणा कब होगी? इन दो मैट्रिक्स की गुणा कब हो सकती है? इन दो मैट्रिक्स की गुणा कब हो सकती है, कौन बताएगा भैया? फटाफट से हाथ ऊपर करो। इन दो मैट्रिक्स की गुणा कब हो सकती है, मुजम्मिल बताएगा। जब उसकी जैसे सर के बराबर के यहाँ पे है तब हो सकती है। जब इसकी के दूसरी के बात। बराबर 3 हो, हाँ है ना, तो इस डाटा को रख देता हूँ साइड में, काम आएगा आगे, तो इसको रख दिया ऊपर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स की गुणा हो सकती है बेटा मुजम्मिल? यस सर नहीं, हाँ सर हो सकती हो है। सकती है ना, 3 3 सेम सेम है तीन तीन सेम है तो एन, है ना। एन और के का बनेगा जो भी बनेगा नया। चलो, अच्छा इस मैट्रिक्स से गुणा करूंगा मुजम्मिल, तो किस ऑर्डर का हम्म। मैट्रिक्स बनेगा? सर पी और बाई 3 का। और पी इस मैट्रिक्स की जब मैं गुणा बाई, करूंगा तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? इसका बनेगा एन बाई के का। यहाँ तो बात सबको समझ में आ गई? गर्दन हिला दो भैया, सबको समझ यस में आ सर। गया हो तो ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। इन दो मैट्रिक्स को अगर मैं जोड़ता हूँ, इन दो मैट्रिक्स को अगर मैं जोड़, दो मैट्रिक्स को अपन जोड़ कब सकते हैं, पहले तो ये बताओ, दो मैट्रिक्स को हम जोड़ कब सकते हैं? मुजम्मिल बता बेटा। जब उसकी सर कोटियाँ समान हो। है ना, तो अगर मैं इन दो मैट्रिक्स को परिभाषित करना चाहता हूँ, जोड़ के परिभाषित करना चाहता हूँ, तो ये कब होगा? जब कोटियाँ समान हो तभी यानी वो कि कर p/3 बराबर n/k लिख सकता हूँ, सकते। एन बाई के हो सकता है बिल्कुल। ठीक है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स को आप जोड़ कब सकते हैं? जब उनके कोटि जब, बराबर हो, है ना। अब हाँ p/3 बराबर है n/k के, इसका मतलब क्या हो गया? p की वैल्यू है n और हाँ सर। k की और वैल्यू है 3। वैल्यू है 3 बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई गलत क्या? कही। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? तो यहाँ से हमें 3 डिटेल मिल गई कि भैया p बराबर है n के, k बराबर है 3 के, ठीक है। और यहाँ पे भी k बराबर 3 था, यानी कि मैं क्या हम्म। क्या कह सकता हूँ, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन ठीक है भैया बताओ? बराबर 3 पी बराबर है पहले ए वाला। ए वाला। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार वापस से हम्म। समझ लो भैया। हमें क्या लिखा था कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि यार पी वाई का मतलब क्या हो गया कि इन दो मैट्रिक्स की गुणा, दो मैट्रिक्स की गुणा कब हो सकती है? दो मैट्रिक्स की गुणा तब हो सकती है जब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम हो, यानी कि के की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, यहाँ से निकल गई, ठीक है। अच्छा, इसको भी हमने मैट्रिक्स के रूप में चेंज कर लिया। अब हमने देखा कि भाई दो मैट्रिक्स को हम जोड़ कब सकते हैं? जब उनकी कोटियाँ बराबर हो। तो इसकी कोटि को मैंने इसकी कोटि के बराबर रखा, यहाँ से मुझे पी की वैल्यू मिल गई, पी की वैल्यू होगी, के की वैल्यू होगी, उस हिसाब से ऑप्शन देखा तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार इसको यस नोट सर। कर लो, नोट कर लो, नोट करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। म्यूट कर ले बेटा और नोट नोट कर लो।
देखो बेटा, क्या क्या रखा है कि यदि n बराबर p है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, n बराबर p हमें दे रखा है, ठीक है, तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि बताओ। अब हमें इसकी कोटि बतानी है, 7x माइनस 5z की, 7x माइनस 5z की कोटि बतानी है भैया, ठीक है। 2 मिनट का समय देता हूँ, खुद ब खुद सोचो कि 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z जब हम करेंगे जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी कोटि क्या होगी, खुद ब खुद सोचो, करो इसको एक बार। 2 मिनट का समय है, सोचो और करो। 7x माइनस 5z जब हम सोल्व करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी, वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी बताओ फटाफट से, सोच सोच करके। हमसे बोलता कि 7x माइनस 5z की कोटि बताओ, ये बात हमसे बोली थी। अब मुझे बताओ कि x जो है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पहले तो ये बताओ x जो है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है भैया, बोलो। 2/n। और z जो है वो किस कोटि का मैट्रिक्स है, तुम कहोगे सर 2/p। अब ये मैट्रिक्स अगर 2/n का है, अगर मैं इस मैट्रिक्स के 7 से गुणा करूंगा तो इसका ऑर्डर तो फिर कितने का रहेगा, 2/n का ही तो रहेगा। अपन इस मैट्रिक्स की अगर किसी अंक से गुणा कर रहे हैं तो ऑर्डर पे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा भैया, समझ में आ गई। ऐसे ही ये जो मैट्रिक्स है इसके मैं 5 से गुणा करता हूँ तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, वो कौन बताएगा, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/p ही रहेगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि n बराबर p है, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि n बराबर p है। यहाँ पे जो n दिख रहा है तुमको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/p, हाँ है ना, बोलो। इस n को 2/p लिख सकता हूँ ना भाई। अब जब तुम इन दोनों मैट्रिक्स को घटाओगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की होगी, कौन बता सकता है, हैंड रेज करें। 2/p की होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को घटाता हूँ तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की होगी, 2/p की होगी। लेकिन कहीं पे तुम्हें ऑप्शन में 2/p दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि n बराबर p है, यानी कि ये जो 2/p तुमको दिख रहा है, तुम इसको लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी कह सकते हो 2/n, क्योंकि p और n तो बराबर है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन दो मैट्रिक्स को तुम घटाओगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2/n ऑर्डर की होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हैंड रेज करना। तो हमने कर क्या लिया एक बार देख लेते हैं। तो हमने ये एक्सरसाइज कर ली भाई कंप्लीट, ठीक है। फेयर कॉपी किस किसने लगा रखी है, एक बार हैंड रेज करना। दिलकुश, आकाश, विके, आदित्य, अमित, अर्जुन, अनुभव, प्रेम कुमार बेटा फेयर कॉपी लगा ले, ठीक है। और मुकुंदेव मांझी फेयर कॉपी लगा लेना बेटा, लगा रखी है, चल ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ तक क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके एग्जाम्पल कर लिए तुमने, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कर लिए, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कर लेना, सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके एग्जाम्पल कर लेना, कर लोगे ना, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज हम चलते हैं फिर। चलो ठीक है बेटा, फिर बाय, टाटा।